नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर, योगी आदित्यनाथ से पूरी अघाड़ी सेना परेशान हो गई है। करे तो करे क्या, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब जीत का परचम लहराने के लिए निकल गए हैं। उन्होंने ठान लिया है और आज इसी पर आपको एक्सरे रिपोर्ट दिखाऊंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कैसे महाराष्ट्र में विपक्ष की नींद उड़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उड़ा रहे हैं। आज पूरी एक्सरे रिपोर्ट तैयार की। चुनावी साल है ये, सबको पता है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार भी बन चुकी है, लेकिन हरियाणा चुनाव से एक लाइन निकली थी और वो अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो लाइन किसने दी थी? सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बटेंगे तो कटेंगे वाले ब्रह्मास्त्र को चुनाव में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है दर्शकों, जिसकी गूंज अब महाराष्ट्र में भी जोर शोर से सुनाई दे रही है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर लगे थे, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन अब शायद पूरे इंडिया अलायंस को भी समझ आ गया है कि इसी हथियार से चुनाव में फायदा लिया जा सकता है। तभी तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के नेता भी बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं दर्शक। लेकिन इनके जहन में खौफ है, इनके जहन में डर है। ऐसे आरोप इन पर क्यों लग रहे हैं, सबसे पहले आपको वो दिखा देता हूं। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ एक तरफ है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव और उधर संजय राउत है। क्या कहा संजय राउत ने? महाराष्ट्र में ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा, ये लाइन बोल रहे हैं, लेकिन ये डर की वजह से बोल रहे हैं। इधर अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, ये भी आपको बता दूं। पीडीए के लोग बटेंगे नहीं। आपने देखा कैसे योगी आदित्यनाथ की लाइन को ये नेता अब कब्जा करना चाहते हैं, उस पर उसे अपनाना चाहते हैं। लेकिन सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। नहीं, बटेंगे कटेंगे तो पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई। नहीं, बटेंगे कटेंगे तो पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई। तो सुना, ये महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र में अघाड़ी की सेना तो डरी हुई है। डर की वजह क्या है वो इस रिपोर्ट में बताता हूं। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये वो चुनावी इक्का है जिसने हरियाणा चुनाव में विपक्ष को चेक एंड मेट कर दिया। चारों खाने चित हो चुका विपक्ष अब महाराष्ट्र में इस इक्के को अपनी ताश की गड्डी में लाने की कोशिश में लगा हुआ है। या यूं कहें कि विपक्ष को डर है कि कहीं जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में ना हो जाए। इसलिए अब उद्धव के संजय कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीएम योगी आएंगे तो दंगा भड़काएंगे। आप देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। सीएम योगी ने जो बटने वाली लाइन खींची है, उस लाइन का समर्थन आरएसएस ने भी कर दिया है। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता, जिसे बीजेपी सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी हुई है। उससे विपक्ष इतना डर गया है कि वो सीएम योगी के महाराष्ट्र में चुनाव प्रचारक बनाए जाने से ही बौखला गया है। नहीं, बटेंगे कटेंगे तो पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई। संजय राउत जो ना बटने की बातें कर रहे हैं, वो बंटवारा तो महाअघाड़ी में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अबू आजमी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर 5 सीटें नहीं दी तो 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है।
अल्टीमेटम तक तो ठीक है, अबू आजमी के लिए तो महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ा नेता सिर्फ शरद पवार ही है, बाकी को तो वो कुछ समझ ही नहीं रहे। जितनी अगाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। अब उद्धव ठाकरे के संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बटेगा नहीं, लेकिन बटती हुई तो महाविकास आघाड़ी दिख रही है, जिनकी सीट अब तक फाइनल नहीं हो पाई, एमवीए में दरार पड़ी हुई है और चुनाव में आघाड़ी की नैया कैसे पार होगी, सवाल बना हुआ है। ये सवाल बना हुआ है दर्शकों। इस सवाल के पीछे के कारण है वो मैं आपको समझाता हूं कि समीकरण कहते क्या है, क्योंकि योगी फैक्टर पूरे समीकरण बदल देगा। महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे दर्शकों, और इतना नहीं है, योगी की एंट्री से वोट शेयर भी बढ़ेगा, इस बात का भरोसा है बीजेपी को। इतना ही नहीं, योगी की बटेंगे लाइन हिंदू वोटर्स को एक करने का काम करेगी, और एमवीए की जाति वाली राजनीति फेल हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि योगी फैक्टर समीकरण को बदलेगा और यहां पर एमवीए की हवाइयां उड़ाने के लिए योगी ही काफी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि जब हमने बटेंगे तो कटेंगे लाइन पर पूछा तो जनता क्या कह रही है, अब आपको वो सुनवाता हूं। जो डिवाइडेशन हो रहा है, हिंदू फिर से अलग अलग जाति, यादव बोलो या और जय भीम बोलो, वो सब एक साथ आना चाहिए। एक साथ नहीं आएंगे तो मुस्लिम समाज सबको डिवाइड करेंगे, सबको नज़दीक करेंगे और डिवाइडेशन में वो खुद निकल आएंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे, ये बात सही है आपकी। जहाँ मुस्लिम के लोग ज़्यादा है, यानी बहुसंख्य लोग हैं, वहाँ हिंदू पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसके वजह से हिंदू जो इकट्ठा नहीं हुआ तो योगी जी की बात जो भविष्य में वो सही हो सकती है। सब हिंदू इकट्ठा हो गए तो अच्छा हो जाएगा। योगी जी बोलते हो तो अच्छा है। ये महाराष्ट्र के लोग हैं, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे वाला ब्रह्मास्त्र है दर्शकों, तो दूसरी ओर क्या है, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। 40 स्टार प्रचारक इस लिस्ट में हैं। तमाम बड़े नेताओं के नाम है दर्शकों, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इन सब के नाम है। लेकिन सबकी निगाहें एक ही नाम पर टिकी हुई है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। वो नाम जिसकी चुनावी स्ट्राइक रेट किसी भी नेता की तुलना में सबसे ज्यादा है। किसी भी राज्य में अगर सीएम योगी की एंट्री होती है तो वो जीत की गारंटी माना जाता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में इसका उदाहरण हमें देखने को मिला था। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्यों कहा जा रहा है, क्यों आखिर ये बात कही जा रही है कि उनका चुनावी स्ट्राइक रेट 100% है। उसके लिए भी पूरी रिपोर्ट तैयार की है, आइए जरा आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ, इनका स्ट्राइक रेट 14 सीटों पर हरियाणा में प्रचार किया गया था दर्शकों, और 14 सीटों में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, 60% से ज्यादा इनका स्ट्राइक रेट रहा है। ये तो हरियाणा रहा। जम्मू कश्मीर क्या कहता है, 4 सीटों पर प्रचार किया जम्मू के इन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने, और चारों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। यानी स्ट्राइक रेट 100% रहा है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ पर अब महाराष्ट्र में भी भरोसा जताया जा रहा है। और इसलिए कह रहे हैं, जब महाराष्ट्र में भरोसा जताया जा रहा है तो एमवीए की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। योगी मतलब जीत की गारंटी, योगी मतलब बाजीगर, वो सियासी बाजीगर जो हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करना जानते हैं। योगी मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनके नाम की गूंज दूसरे राज्यों में भी सुनाई देती है। उनके काम करने वाला मॉडल हो या चुनावी कैंपेन, दोनों ही हिट हैं। मंत्री बनने के बाद जो प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था, जो प्रदेश माफियाओं और अपराधियों का प्रदेश माना जाता था, वहां कानून का शासन स्थापित किया। योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट किसी भी नेता की तुलना में सबसे ज्यादा रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। शायद इसलिए अब शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में फिर भगवा लहराने के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। लेकिन विपक्ष इससे घबरा गया है और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आंकड़े गिना रहा। महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं,
बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में, अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो इस बात को जानता है कि चुनाव में योगी फॉर्मूला हिट रहा है। योगी आदित्यनाथ के चुनावी बयान विपक्ष के हर नैरेटिव को फेल कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में तो योगी आदित्यनाथ ने हवाइयां उड़ा दी, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है दर्शकों। मैंने आज आपसे कहा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हवाइयां उड़ाएंगे। कैसे, दिखाता हूं जरा आपको। ये आप देखिए, योगी की अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा कहां है? महाराष्ट्र में तो देख ली, लेकिन अब बारी है उत्तर प्रदेश की। और इस यज्ञ में भी योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों पूरी तैयारी करके रखी है, बीजेपी ने भी करके रखी है। कैसे? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र जिताने का जिम्मा तो अपने कंधों पर ले चुके हैं, लेकिन दूसरा जिम्मा है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का, जिसे लेकर योगी ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। लेकिन यह योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है दर्शकों, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने से अखिलेश यादव उत्साहित है और उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीत का दम भर रही है। अब यह उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए लोकसभा चुनाव का हिसाब पूरा करने वाला मौका है। मगर सबसे बड़ी लड़ाई कहां की है? करहल की है दर्शकों, करहल की लड़ाई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। करहल की लड़ाई सबसे बड़ी है क्योंकि यहां यादव वर्सेस यादव है। एक तरफ है तेज प्रताप यादव, दूसरी तरफ है अनुजेश यादव। लेकिन बीजेपी ने जब यह पासा फेंका तो समाजवादी पार्टी सकपका गई। करें तो करें क्या? और समाजवादी पार्टी कैसे सकपकाई, वो इस रिपोर्ट में समझा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिगुल बजने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए। एक के बाद एक सपा ने अपने सारे कैंडिडेट के नाम जगजाहिर कर दिए। लेकिन इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट मैनपुरी की करहल को माना जा रहा है, जहां अखिलेश ने भतीजे तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी घोषित होते ही सुनिए कैसे तेज प्रताप अपनी जीत का दम भर रहे हैं। स्थिति आज ये है कि लोग भाजपा के नेताओं को अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं और पूरी तरीके से रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और बहुत बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के जाएगी। बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा न होने तक पूरी सपा की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने दांव चला, पूरी समाजवादी पार्टी की हवाइयां उड़ गई। बीजेपी ने सपा का गढ़ कहे जाने वाले करहल में अखिलेश के ही बहनोई अनुजेश को मैदान में उतार दिया। परिवार अलग बात है, पार्टी अलग बात है। मैं पार्टी भाजपा से प्रत्याशी हूँ, परिवार अलग बात है। 1998 में जिस तरीके से भाजपा लड़ी थी और 2002 में कमल खिला, आप क्या वो काल दोहरा पाएंगे? दोबारा दोहराएगा, बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, हर समाज का मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। अनुजेश के नामांकन के बाद अखिलेश यादव की लाइन लेंथ बदल गई है। कल तक जीत का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी बीजेपी पर रिश्तेदारवादी होने का आरोप लगा रही है। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं। स्टेट तो ऊपर ही जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा? विचारधारा सिद्धांतों की लड़ाई। करहल विधानसभा सीट पर यादव वोटर हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप के सामने अनुजेश को उतारकर सपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ये लड़ाई यादव वर्सेस यादव के साथ ही परिवार वर्सेस परिवार हो गई है। ये लड़ाई आज की नहीं है दर्शकों, बीजेपी ने इसके लिए पूरी तैयारी की। अब मैं आपको इतिहास समझाने वाला हूं इस सीट का क्या रहा है। 2002 की तैयारी करिए, ग्राफिक्स दिखाइए। 1989 में
सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था और 1989-91 में समाजवादी पार्टी के बाबूराम यादव यहां से चुनाव मैदान में आए और जीत भी गए। इसके बाद 1993-96 में फिर समाजवादी पार्टी के बाबूलाल जीते, एमएलए बने। इतना ही नहीं दर्शकों, मूव कीजिए इसे, 2000 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी। बाजी किस वजह से मारी, उसका कारण समाजवादी पार्टी के अनिल यादव यहां पर फिर से मैदान में आए और जीते। अब आप समझिए, 2002 के चुनाव में बीजेपी ने यादव कार्ड चला, वही है यादव कार्ड जो आपको दिखाई दे रहा है। इनका नाम है सोवरन सिंह। इन्हें ही बीजेपी ने मैदान में उतारा और फिर उस किले को फतह किया। लेकिन 2002 चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत हासिल करती है और बाद में सोवरन सिंह बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते और उसके बाद से लगातार वो यहां से एमएलए चुनते आए हैं 2017 तक। लेकिन बीजेपी ने तो 2002 वाली चाल चल दी और इस वजह से समाजवादी पार्टी घबरा गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक और वजह से घबराई है दर्शकों। मैनपुरी की करहल सीट पर बीजेपी ने अखिलेश यादव की टेंशन को बढ़ाया है। उसका कारण है अनुजेश यादव, बीजेपी के उम्मीदवार जो कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और आज वो वहीं खड़े हुए हैं जहां कभी उनकी मां उर्मिला यादव थी। वक्त का एक पहिया फिर घुमा और वहीं पर आ गया। अब बीजेपी उम्मीदवार के पास करहल सीट जीत कर ना सिर्फ अपनी मां का सपना पूरा करने का मौका है, बल्कि अपनी पत्नी का राजनीतिक बदला लेने का भी मौका है, क्योंकि अखिलेश यादव की वजह से अनुजेश की पत्नी संध्या यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। दर्शक, यह अदावत बड़ी पुरानी है और इस अदावत की शुरुआत कहां से होती है, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट। अनुजेश यादव की माताजी समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता थी। उर्मिला यादव ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को मजबूत भी किया। दर्शक, 1993-96 में घिरौर सीट से यह चुनाव जीती और 2012 में उर्मिला करहल से टिकट मांग रही थी, लेकिन मुलायम सिंह ने सोवरन सिंह को टिकट दे दिया। सोचिए आप, और उर्मिला के विरोध करने पर मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। ये तो एक, दूसरा बदला क्या लेंगे। अनुजेश यादव की पत्नी का नाम है संध्या यादव। संध्या यादव और धर्मेंद्र यादव सगे भाई बहन हैं। सोचिए आप, 2016 में संध्या मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष थी। 2017 में समाजवादी पार्टी नेता संध्या के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए और 2017 में अनुजेश को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अखिलेश की वजह से संध्या यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ी। 2019 में अनुजेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और 19 में ही धर्मेंद्र यादव ने एक खत जारी किया। खत में संध्या के पति अनुजेश से कोई रिश्ता ना होने का जिक्र किया, इसलिए रिश्तेदारवादी बात कही। 2021 में संध्या यादव को बीजेपी ने जिला पंचायत का टिकट दिया, लेकिन अब मौका किसके पास है? अनुजेश के पास मौका है, जो मां का बदला भी लेंगे। लेकिन क्या कहा जा रहा है, उर्मिला यादव इस पर क्या कह रही हैं, सुनवाता हूं आपको। देखिए, पार्टी जब चुनाव लड़ाती है, जहाँ पार्टी में अपने विचार मिलते हैं, वहाँ भतीजा और फूफा की बात नहीं आती है, वहाँ पार्टी की बात आती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम अच्छे दे रही है। देश के हित में, प्रदेश के हित में, जिले के हित में हमारे मंत्री जी वगैरह सभी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम तो पार्टी देख रहे हैं, भतीजा और फूफा क्या होता है। और इन सब की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। अब देखना होगा वक्त क्या कहता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज के लिए एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। अब संत कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा, अब तो सनातन बोर्ड चाहिए, और ये संतों ने मांग बुलंद कर दी है दर्शकों। लेकिन संतों ने यह मांग बुलंद क्यों की है, आज उसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आपने वक्फ बोर्ड की दादागिरी देख भी ली, सुन भी ली, और यह थमने का नाम भी नहीं ले रही है। पूरे देश में ऐसा शायद ही कोई राज्य बचा होगा जहां वक्फ बोर्ड ने अपनी दावेदारी नहीं ठोकी होगी दर्शकों। दिल्ली में मंदिर, डीटीसी बस स्टैंड, डीडीए दफ्तर, सार्वजनिक सड़क तक वक्फ बोर्ड अपनी बताता है कि हमारी। यहां तक कि वक्फ बोर्ड ने संसद जहां पर बनी हुई है
उस हिस्से पर भी अपना दावा ठोक दिया है, सोच लीजिए। और इसी तरह पटना में तो पूरे गांव को वक्फ ने अपना बता दिया, वहां पर भी दावा ठोक डाला। गांव वालों को 30 दिन के अंदर गांव खाली करने का नोटिस दे दिया। देखिए, आप गांव वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की नजर किसानों की जमीन पर है। किसान भाई सुने, वो किसान जिनके कारण ही सबका भरण पोषण होता है, हम अनाज सब्जियां फल खा पाते हैं। वक्फ बोर्ड अब किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका है। और यह दावा वक्फ ने कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ जमीन पर किया है। दर्शकों सुन लीजिए, पूरी एक एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। यह हमारी खास रिपोर्ट दिखाता है। की नजर ऐसी है कि जहां पड़ती है उस चीज को अपना कहने लगती है। ये आरोप वक्फ बोर्ड पर लगते आए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने ऐसी जमीनों पर दावे ठोके हैं जो लोगों के गले नहीं उतरते। वक्फ बोर्ड की इसी मनमानी को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल केंद्र की मोदी सरकार ने पेश किया। इसके बावजूद वक्फ की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। सभी राज्यों से घूमते घामते अब वक्फ किसानों की जमीन के पीछे पड़ गया है। विजयवाड़ा जिले में 1500 एकड़ की जमीन को वक्फ ने अपना बता दिया और इसमें उसका साथ देने का आरोप कांग्रेस पर लगा है। Congress government in Karnataka is actively providing support through the state machinery for this encroachment. They have shown documents where the mutation register has been changed just over the last week upon the instructions of the minister. बीजेपी कर्नाटक सरकार पर यह आरोप लगा रही है, जिसके बाद वक्फ के दावे और बीजेपी के आरोपों का एक्सरे करने की बारी आई। जांच के दौरान कुछ दस्तावेज हमारे हाथ लगे। ये वो दस्तावेज हैं जो वक्फ की दादागिरी और कांग्रेस की मिलीभगत का सबूत देते हैं। इन दस्तावेजों से ये साफ पता चलता है कि कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने किसानों को नोटिस जारी किया, जिसमें बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जमीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। बीजेपी ने आरोपों की छड़ी लगाई और सबूत पेश करने शुरू कर दिए, तो कर्नाटक सरकार के मंत्री एमबी पाटिल ने मौका देखकर यू टर्न लेने से जरा भी गुरेज नहीं किया। I have told the DC and all the Tashildars, whatever notices you want to give it, collect the documents from them. I'll personally sit and we have a chart, not even 1 inch of land, 1 millimeter of land, which does not belong to Waqf or which belongs to farmers, genuinely thing will not be acquired by Waqf. They will remain the property of the farmers. कर्नाटक सरकार के ये मंत्री दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह इनकी सरकार में मौजूद अफसरों ने आंख मूंद कर वक्फ के दावों पर नोटिस जारी किया, अब देखना यही है कि कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठेगा, सच का साथ देगा या फिर राजनीति की गर्म रोटियां सेकेगा। वक्फ बोर्ड ने किसानों की पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोक दिया है, लेकिन ये सब कुछ हड़पने की चाह में वो ये भूल बैठा है कि किसान जमीन में अपनी जान लगाता है और देश के नागरिकों के लिए वहां पर अनाज उगाता है। लेकिन आपको पता है कि देश के नागरिकों का कितना नुकसान हो सकता है, आपका कितना नुकसान हो सकता है, बताता हूं आपको। किसानों से छीनी हुई जमीन पर बहुत नुकसान होगा आपका, क्योंकि कर्नाटक की धरती पर खरीफ फसल बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है दर्शकों, जिनमें रागी है, मक्का का उत्पादन सबसे बड़ा है और मॉनसून में हरे चने, काले चने, तिल की खेती यहां पर होती है। सोचिए अगर किसान जमीन ही नहीं होगी तो कहां से खेती कर लेगा। लेकिन सोचिए दर्शकों आप, वक्फ बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है, वो किसानों की जमीन पर भी कब्जा करने से हिचक नहीं रहा है। और दर्शकों यहां बात वक्फ बोर्ड की मनमानी की नहीं है, कर्नाटक सरकार के रवैये की भी है, जो सिर्फ वोट बैंक के लिए पूरे देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं ऐसा लगता है। क्योंकि तेजस्वी सूर्या कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रही है। अब सवाल यह उठता है कि वक्फ की तरफदारी से कैसा पक्षपात है दर्शकों, क्या पक्षपात है समझिए। कांग्रेस का यह दाव उसे सीधे मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ता है, यानी कांग्रेस का एम फैक्टर, और वो उसे साधने में लगी हुई। इसलिए तो
वक्फ बोर्ड की हां में हां मिला रहे हैं। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ की जमीन पर जब से वक्फ ने दावा कर दिया और कांग्रेस बिना किसी स्पष्टीकरण के वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी हो गई। बिना किसी जांच पड़ताल के नोटिस पर नोटिस जारी हो रहे हैं और इस रवैये ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। वक्फ के नाम पर पट्टा लैंड्स हो, ओन लैंड्स के ऊपर भी ये वक्फ के नाम पर रिकॉर्ड डालकर लोगों को सताते बहुत सालों से। टेम्पल्स का लैंड भी वक्फ लैंड बोलते हैं, किसानों का लैंड भी वक्फ लैंड बोलते हैं, घर बन के रखते हैं, स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड्स है, ऐसी अलग अलग जगह देश भर में लाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस ने 2019 से बेहतर प्रदर्शन किया। पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा पाई थी। वोट शेयर में भी 32.11% से बढ़कर 45.43% की बढ़ोतरी देखी और इसका मुख्य कारण मुस्लिम वोट बैंक रहा। इसलिए कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती और उसकी यही रणनीति बीजेपी को हमला करने का मौका देती है। अब कर्नाटका की कांग्रेस सरकार किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है वक्फ के नाम पर। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वक्फ के साथ मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसानों के साथ अन्याय करवा रही है। ये उनकी असलियत है। बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने ही संरक्षण दिया है और उसी के शह पर वक्फ माफियागिरी पर उतारू हो गया है। वक्फ के नाम पर लूट माफिया और भू माफियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वक्फ की मनमानी को थामने के लिए बीजेपी संशोधन बिल लेकर आई है। उसी के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन वक्फ अपने रवैये से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में किसानों की जमीन के साथ वक्फ बोर्ड ने मुंबई के कानिफनाथ मंदिर पर भी अपना दावा ठोक दिया है। सोचिए जरा, अहमदनगर में 40 एकड़ की जमीन पर यह मंदिर बना हुआ है। देख लीजिए आप, मंदिर वक्फ का कैसे हो गया। अब दरगाह की जमीन बता रहा है वक्फ। सोचिए आप, मंदिर ट्रस्ट के लोग अब मंदिर की जमीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं। ट्रस्ट के पास मंदिर से जुड़े दस्तावेज हैं जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, लेकिन वक्फ की दृष्टि इस पर पड़ी हुई है। 2005 में दर्शकों इस जमीन को उसने अपनी जायदाद बता दिया और घोषित कर दिया बिना पूछे हुए। लेकिन हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संदीप की रिपोर्ट देखिए। तो है वो जो ऊपर ये देव देवता क्या, हिंदू धर्म के देवताओं की मूर्ति की जगह है, वो तोड़ दिया और मूर्ति निकाल दी उन्होंने। और जो दिया है नीचे दिया, वो दिया जल रहा है। वो जब मंदिर बना हुआ है तभी का है वो अभी दिया है। और इससे ये सब बता रहे हैं कि ये हिंदू का ही मंदिर है। देखा आपने, अब मंदिर की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड की नजर है। दावा ठोक दिया है दर्शकों 40 एकड़ जमीन पर। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का हाल हो गया है वो आपके सामने है। 2005 में मंदिर के आसपास लोगों ने अवैध कब्जा किया। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि यहां पर पहले कब्जा किया गया। मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों ने इस जमीन को वक्फ के नाम पर रजिस्टर करा लिया और उसी वक्त मंदिर ट्रस्ट को इसकी जानकारी नहीं दी गई। आरोप तो यह भी है दर्शकों कि इसी खींचतान के बीच कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह बनाने की कोशिश की। फिलहाल मंदिर में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगाई गई है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट और ग्राम पंचायत के 19 लोगों को मंदिर के अंदर जाने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये पूरी साजिश है इन लोगों की। पहले वहां पर बसना है, फिर वक्फ को अंदर ले आना है और वक्फ फिर दावे करता है। जिस तरह वक्फ बोर्ड का हाल है, मैं फिर कह रहा हूं, वो जहां रुमाल रखता है उसकी संपत्ति होती है, ऐसा ही चल रहा है। ना मंदिर देखता है, ना किसान देखता है, बस जिसे कह दिया उसे अपना बना लिया। इस फॉर्मूले के खिलाफ अब हिंदू खड़े हो गए। हिंदुओं ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग उठा दी। वक्फ की मनमानी के खिलाफ मोदी सरकार कानून लाई है संशोधन का, और उसके समर्थन में अब आवाजें बुलंद होने लगी है। पूरे देश में कई मंदिरों में जो वक्फ दावा कर रहा है कि उसकी जमीन है, उसके खिलाफ अब सनातनी संतों ने आवाज बुलंद कर दी है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं दर्शक कि जिस तरह से ये मनमानी चल रही है,
देश में अब सनातन रक्षा बोर्ड की मांग उठने लगी है। लखनऊ के सादातगंज में 250 साल पुराने मंदिर पर, शिवालय पर दावा ठोक दिया वक्फ ने। सोचिए जरा, 1862 के सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन शिवालय की थी। लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, मूव कीजिए इसे। 2016 में वक्फ ने शिवालय की जमीन को अपना घोषित कर दिया। शिवालय को वक्फ की संपत्ति बताने का कोर्ट में केस भी चल रहा है। दिल्ली में 100 साल पुराने मंदिर को वक्फ ने अपना बता दिया है। 1967 में बने मंदिर को वक्फ ने अपना बता दिया है। दिल्ली में 6 मंदिरों को वक्फ ने अपना बताया कि हमारी जमीन है। सिविल लाइन का दुर्गा मंदिर भी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, और भी मंदिर हैं जो वक्फ कह रहा है कि ये मंदिर हमारे हैं। इन्हीं मंदिरों पर वो बार बार दावा कर रहा है। लेकिन सोचिए दर्शकों, अगर आपके मंदिर, आपकी जमीन पर दावा ठोका जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसलिए कहा जा रहा है कि देश में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड होना चाहिए। इसका राजनीतिक एंगल भी देखा गया है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और अब हिंदू धर्मगुरु इसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कट्टरपंथी सोच को झुकाने के लिए एक गुरु मंत्र दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि सभी हिंदू लोग अपनी अपनी सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट्स हैं वहां हिंदू लिखें अपने नाम के आगे, जिससे यह संदेश जाएगा कि हिंदू अब जात पात में नहीं बटा है, हिंदू एक है और इस एकता से पार पाना इतना आसान नहीं है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। एक मांग है हमारी, आज से भारत के लोग ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो, या अपने नाम के आगे लिखो या नाम के पीछे लिखो, लेकिन लिखो कह रहे हैं। अब कथावाचक से लेकर हिंदू धर्मगुरुओं का गुस्सा कट्टरपंथी सोच के खिलाफ चरम पर है। इसलिए सनातन बोर्ड के निर्माण के साथ वक्फ बोर्ड के बराबर जमीन सनातन बोर्ड को दिए जाने की मांग उठ रही है। ये मांग किसने उठाई? देवकी नंदन ठाकुर ने, और सियासी पार्टियों से भी जवाब मांगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे वक्फ की मनमानी बढ़ रही है वैसे वैसे हिंदू धर्मगुरु मैदान में आ रहे हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक भरी खबरों के साथ। नमस्कार। के चेतावनी